मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जो आपका पेपर है आज वो है आपका पेडागोजी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटेंसी। उसमें जो आज हम आपका पढ़ने जा रहे हैं वो है वित्तीय लेखांकन शिक्षण के उपागम। मतलब कौन कौन सी अप्रोचेस है जिसके माध्यम से हम टीचिंग को जो है इसके विभिन्न अप्रोचेस कौन कौन सी जिसके माध्यम से हम इसकी टीचिंग को करवा सकते हैं। इसमें तो वैसे तो बहुत सारे उपागम उपयोग में लिए जाते हैं और मुख्यतः 4 प्रकार के जो उपागम है उनको सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। तो सबसे पहला वाला जो आपका उपागम है वो है समीकरण उपागम। सबसे पहला है आपका समीकरण उपागम, जिसको हम एजुकेशन अप्रोच भी कहते हैं। एजुकेशन अप्रोच। फिर आपका रोज नामचा उपागम, जिसको जनरल उपागम भी कहते हैं। जनरल अप्रोच। नेक्स्ट है आपका खाता बही उपागम। खाता बही उपागम, जिसको लेजर अप्रोच भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका रोकड़ बही उपागम। रोकड़ बही उपागम, और जिसको हम कैश बुक अप्रोच। और एक और है आपका वो है क्यों और कैसे उपागम। क्यों और कैसे उपागम, यानी कि वाई एंड हाउ अप्रोच। ठीक है, तो ये सारे जो है आपके वित्तीय लेखांकन के उपागम है, जिसमें पहला आपका समीकरण उपागम, जिसको आप एजुकेशन अप्रोच भी कहते हैं। रोजनामा उपागम, फिर आपका जनरल अप्रोच, फिर है खाता बही उपागम, लेजर अप्रोच, रोकड़ बही खाता उपागम, जिसको कैश बुक अप्रोच कहते हैं, और क्यों और कैसे वाई एंड हाउ अप्रोच। ये जो अप्रोचेस होती है ये आपकी वित्तीय लेखांकन शिक्षण में सहायता करती है। अब जो है सबसे पहला जो हमारा डिस्कशन है वो है आपका समीकरण उपागम, जिसको इंग्लिश में एजुकेशन अप्रोच कहते हैं। इसको एजुकेशन अप्रोच इसलिए कहते हैं, जो समीकरण उपागम है सबसे ज़्यादा बहुत ही कठिन उपागम है, जिसका उपयोग सामान्यतः नहीं कहता है। इसमें थोड़ा सा चेंजेस करके टीचरों द्वारा इसका उपयोग जो है क्लास के अंदर किया जाता है। यह उपागम दूसरे उपागमों की जो तुलना में सबसे अधिक नई प्रणाली माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकतर विद्यालयों में वित्तीय लेखांकन अध्यापन में इसी उपागम का प्रयोग मूल रूप से किया जाता है, और हमारे देश के भी सभी विद्यालयों में धीरे धीरे इस उपागम का प्रयोग अध्यापक अधिक करने लगे। इस उपागम से जो वित्तीय लेखांकन विषय के अध्यापक की पूर्ण रूपेण पहले से परिचित होते हैं, इसलिए इसका उपयोग अधिक मात्रा में नहीं किया जाता। यानी कि इतने अच्छे तरीके से इस समीकरण उपागम से जो हमारे शिक्षक है वो परिचित नहीं होते, इसलिए इस उपागम का उपयोग पूर्ण रूपेण नहीं किया जाता है। ये उपागम अधिक कठिन है, अथवा पूर्ण रूप से कोई नई प्रणाली भी इसके लिए नहीं दी गई है। अतः इस उपागम के द्वारा छात्रों को वित्तीय लेखांकन का जो शिक्षण चिट्ठा होता है उससे
उससे इस उपागम को सिखाया जाता है। जो आपका कहलाता चिट्ठा वो है आपका शिक्षण चिट्ठा। शिक्षकों द्वारा शिक्षण चिट्ठा माध्यम से समीकरण उपागम का जो है जो रूप बोलेंगे उस रूप को इसको समझाया जाता है। नहीं, एक्चुअल में समीकरण उपागम क्या होता है, तो शिक्षण चिट्ठा के अंतर्गत वो ये समझाते हैं जो विद्यार्थी है, विद्यार्थियों की स्वयं की बिलोंगिंग्स यानी स्वयं की जो वस्तुएं हैं, स्वयं की वस्तुएं जैसे कि पुस्तक, पेन, पेंसिल, किताब, जो भी उसकी बिलोंगिंग्स है, जैसे पुस्तक है, मकान है, जमीन है, पेन है तथा नगद रोकड़ आदि की सहायता से स्पष्ट किया जाता है कि सब कुछ वस्तुएं उनकी है, यानी कि सारी चीजें उनकी, वे अपनी इच्छा अनुसार इसका उपयोग कभी भी कर सकते हैं। यानी समीकरण उपागम को समझाने के लिए शिक्षण चिट्ठा का आधार लिया जाता है, जिसमें विद्यार्थियों को ये बताया जाता है, क्योंकि शिक्षण चिट्ठा और समीकरण उपागम लगभग मिलता जुलता है, तो उनको बताया जाता है कि स्वयं की वस्तुएं बताकर, जैसे पुस्तक, पेन है, मकान है और नगद रोकड़ आदि की सहायता से स्पष्ट किया जाता है कि सारी वस्तुएं उनकी और वे इच्छा अनुसार इसका उपयोग कभी भी कर सकते हैं। निजी संपत्ति वे अपने इच्छा अनुसार इसका उपयोग कर सकते हैं। और जो निजी संपत्ति को स्पष्ट करने के पश्चात किसी व्यापारी की संपत्ति का उदाहरण दिया जाता है। ये जो संपत्ति है ये निजी संपत्ति है। निजी संपत्ति का उदाहरण देकर किसी व्यापार की संपत्ति का उदाहरण देकर स्पष्ट कराया जाता है, जैसे कि संपत्तियां इक्वल टू दायित्व प्लस पूंजी या पूंजी प्लस दायित्व। इस आधार पर आपका समीकरण उपागम है वो इस संपत्तियां इक्वल टू दायित्व प्लस पूंजी के आधार पर कार्य करता है। किस प्रकार से कार्य करता है देखिए, ये जो आपका किसी व्यापारी का कोई नगद रोकड़ है, नगद रोकड़ कितना है, नगद रोकड़ आपका 8,000 मान लीजिए, ठीक है। ये नगद रोकड़ किसी व्यापारी का 8,000 रुपये है। फिर जो उसका जो तैयार माल है, तैयार माल जो कि है 1,200 रुपये का, ठीक है, ये हो गया उसका तैयार माल। फिर जो है फर्नीचर एवं जो उसने फर्नीचर पे खर्च किया, ये जो उसका फर्नीचर था या जो भी चीजें थी वो थी आपकी 30,000 की, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका जो कुल योग कितना हो गया वो बताइए। देखिए 18 और 12 आपका 20 हो गया, 20 और 30 यहाँ पे हो गया आपका 50,000। तो यानी जो कुल उसकी अचल संपत्ति है उसके पास में 50,000 है, ठीक है। 50,000 यानी जो तैयार माल उसको मिला वो मिला 1,200 रुपये और जो उसने फर्नीचर वगैरह उसमें लगाया वो है 30,000 का। अब जो है उसने जो तैयार माल लिया तो उसकी जो वास्तविक ये जो नगद रोकड़ लिया वो 8,000 रुपये है, तो ये तो इसकी हो गई पूंजी, ये इसकी पूंजी है, ठीक है। ये जो उसने पूंजी लगाई थी और ये जो उसने खर्चा किया ये उसका दायित्व, ये उसका दायित्व कहलाया। क्योंकि पूंजी जो है यानी संपत्तियां जो है, संपत्तियां में जैसे मान लीजिए कोई व्यापारी बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में उसकी जो पूरी संपत्ति है वो उसने मान लीजिए 10,000 रुपये लगाया, तो 10,000 रुपये तो उसकी पूंजी हो गई। और उसके बाद में वो जो अपना दायित्व होगा वो अलग तरीके से चलेगा। किस तरह से चलेगा देखिए, जैसे ये उदाहरण जो आपको दिया है इसके अंदर 50,000 रुपये की संपत्ति है, ठीक है। अब ये जो संपत्तियां हैं वो उसकी पूंजी हो गई। अब जो है इस तैयार कंपनी को कोई भी जो कंपनी तैयार माल को जो कोई कंपनी 8,000 रुपये का माल उधार देकर क्रय करती है, तो इस प्रकार मान लीजिए कोई कंपनी है जैसे ट्रेंडिंग कंपनी है, उसके पास संपत्तियां में तो वृद्धि हुई, ये संपत्तियां बढ़कर 50,000 से 8,000 उसके अंदर ऐड हो गया। 8,000 की उसने जो पूंजी लगाई तो 8,000 उसने लगाया तो 58,000 हो गया। तो ये संपत्ति बढ़ जाने पर इसकी पूंजी में कोई वृद्धि नहीं हुई, यानी कि 8,000 जो लगाया तो उसकी पूंजी में वृद्धि नहीं हुई। ये मान लीजिए ये 50,000 रुपये है उसकी कुल पूंजी में उसने अपना 8,000 किसी कंपनी ने उसके अंदर लगाया, तो कुल मिला के उसके पास हो गया 58,000। तो 58,000 हो जाने पर उसकी पूंजी में वृद्धि नहीं हुई है, ये इसकी पूंजी में वृद्धि नहीं है, बल्कि 8,000 जो है ये इसका हो गया दायित्व, यानी किसी का पैसा लगा हुआ उसके अंदर, और ये जो 50,000 है ये इसकी कहलाएगी पूंजी।
तो यानी कि ये जो आपको मैंने लिखवाया संपत्तियां, तो इसकी संपत्ति में वृद्धि नहीं हुई है। 8,000 उसका दायित्व है और 50,000 उसकी संपत्ति। तो जो आपका समीकरण उपागम है वो इस पे काम करता है, संपत्तियां इक्वल टू दायित्व प्लस पूंजी। इसके आगे और भी है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का भी आपको समझाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।